Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Design and Analysis of Algorithms course in lecture number 38. पिछले कई लेक्चर से हम ग्राफ्स के ऊपर डिटेल से बात कर रहे थे और ग्राफ्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं वो सारी देखी। फिर उससे रिलेटेड जो तमाम एल्गोरिदम्स थे शॉर्टेस्ट पाथ के हवाले से, मिनिमम स्पैनिंग ट्रीज़ के हवाले से, ये शॉर्टेस्ट पाथ विद वेटेड ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ के लिए काफ़ी सारे एल्गोरिदम हमने स्टडी किए, वन बाय वन उनका एनालिसिस किया और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी आपने लर्न किया होगा इन तमाम लेक्चर्स से। अगर आपने तमाम कोर्सेज़ के लेक्चर्स नहीं देखे तो आप विज़िट कर सकते हैं। इस कोर्स के तमाम लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर और आज हमारा 38 लेक्चर है, तो ऑफ़ कोर्स आपको इस तमाम पिछले लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप उनको विज़िट करें ताकि आपको आज के लेक्चर की जो डिटेल है वो समझ आ सके। मैं यहाँ पे आज इस कोर्स का लास्ट टॉपिक जो है वो लेके आया हूँ आपके सामने, और इस कोर्स का आखिरी जो टॉपिक है वो हम आज डिटेल से स्टडी करेंगे। और इसके अंदर जो हम आज बेसिकली जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी है। ये कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी थोड़ी सी एडवांस्ड आप कह सकते हैं इस कोर्स में टॉपिक है, और अगर आप पहले थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं उसमें भी ये टॉपिक आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा बहुत उससे भी आपको इसकी रेलेवेंस नज़र आएगी आज। तो आज हम इस टॉपिक में कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी क्या है? बेसिकली अभी तक जो हमने एल्गोरिदम सारे बनाए हैं उनकी हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते आए हैं। बिग ओ नोटेशंस अगर आपको याद हो कि हमने स्टार्ट में डिस्कस की थी, उसके ज़रिए फिर हम तमाम एल्गोरिदम को देख के उसका एनालिसिस कर लेते हैं। जो उसमें जो डोमिनेटिंग टर्म होती है या वो ऑर्डर नोटेशन में आती है, वो या थीटा नोटेशन में आती है या वो ओमेगा नोटेशंस में आती है, तो वो सारी चीज़ें जैसे लास्ट वाले एल्गोरिदम में हमने फ्लॉयड वर्शर एल्गोरिदम को n³ टाइम दिया था। बेसिकली हम इतने माहिर हो चुके हैं इस कोर्स में कि कोई भी एल्गोरिदम देख के हम ये फ़ैसला कर सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी। So far in the course we have been building up the bag of tricks for solving the algorithmic problems। तो यहाँ पे हमारे पास एक टूल किट बन गई है। जैसे कि हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की टेक्निक देखी, ग्रीडी टेक्निक देखी, ब्रूट एंड फोर्स देखी, डिवाइड एंड कॉन्कर देखी। ये सारी टेक्निक्स हम बल्कि ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। होपफुली यू हैव द बेटर आइडिया हाउ टू गो अबाउट द such type of problems. What sort of design paradigm should be used? Divide and conquer, greedy strategy, dynamic programming, ये हमने ज़्यादा इस्तेमाल की हैं। What sort of data structure might be relevant in trees, graphs and other types, stacks, queues, वो data structure में आप इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इनको इस्तेमाल करके हम बहुत ज़्यादा किस्म की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिदम। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन इनका मकसद क्या है? बेसिक मकसद यही है कि इनका जो रनिंग टाइम है वो कितना बनता है। All of the fine and it helps you discover the acceptably efficient algorithm to solve your problem। आप यही चाहेंगे कि मैं अगर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई सॉल्यूशन अडॉप्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उसका टाइम कितना है, या कोई इसका कोई और सॉल्यूशन अगर बनता है तो उसका क्या टाइम बनता है, ताकि मैं ये कंपेयर तो कर सकूं कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एल्गोरिदम कौन सा होगा। The question that is often arise in the practice is that you have tried every trick in books and nothing seems to work, although your algorithm can solve small problem reasonably efficiently. So for the really large problem you want to solve, your algorithm never terminates। मिसाल के तौर पर अगर छोटे एल्गोरिदम्स हों जिनमें n यानी फ़र्ज़ करें अरे है या जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें n की वैल्यू अगर तो 20 से कम है या 20 के बराबर है
तब तो आप कह सकते हैं कि वो रीज़नेबली सही काम करेगा, यानी एफिशिएंट काम करेगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि n की वैल्यू एक बहुत बड़ी तादाद में आ जाती है, जैसे कि 20 से भी बढ़ जाए, 100 से भी बढ़ जाए, 1000 से भी बढ़ जाए, तो अब आप मुझे ये बताएं कि आपका एल्गोरिदम कब ख़त्म होगा। अगर आप कोई भी सॉल्यूशन ले रहे हैं और ये भी नहीं आप कह रहे कि वो एफिशिएंट है या नहीं है, तो फिर मुझे आप बताएं कि वो कब टर्मिनेट होगा, वो अपना काम कब ख़त्म करेगा। When you are analyze its running time, you realize it's running in the exponential time, perhaps n of n to the power of n under root, or n to the n and 2 to the 2n, or n factorial। n फैक्टोरियल हमने शुरू के लेक्चर्स में देखा था, काफ़ी मतलब सबसे ज़्यादा ग्रोथ करता है, और इससे भी कोई बुरी सिचुएशन हो सकती है, यानी वर्ड्स और केस और भी कोई इससे हो सकता है। तो बेसिकली ये तमाम जो एल्गोरिदम्स हैं इनका रनिंग टाइम एनालिसिस करते हैं, और इनमें पॉसिबिलिटी है जहाँ पे ये n आ जाता है पावर में, या 2 to the n आ जाता है, ये इवन के n फैक्टोरियल, और इससे भी अगर बुरी सिचुएशन हो तो फिर जाहिर है वहाँ पे एल्गोरिदम एफिशिएंट नहीं रहते अगर n बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो। By the end of 60s there was a great success in finding the efficient solutions to many combinational combinatorial problems, यानी combinatorics आपने पढ़ा हो, एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है, उस हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो 60s के आखिर में सॉल्व हुई। But there was a growing list of problems which were seems to be no non-efficient algorithm solution। वहाँ पे जहाँ इतनी प्रॉब्लम के एफिशिएंट सोल्यूशन आए, वहीं पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर कुछ एल्गोरिदम ऐसे भी रह गए जिनके आज तक भी आप कह सकते हैं कि कोई एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं मिला। अब यहाँ पे ये नहीं है कि उनके सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते, सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पे एफिशिएंट सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करते। ये टाइम के लिहाज से काफ़ी वर्स्ट एल्गोरिदम होते हैं। People begins to wonder whether there are some unknown paradigm that would lead to solution to their problems, or perhaps some proof of that problems are inherently hard to solve. No arithmetic solution exists but run under the exponential time। वही बात के लोग काफ़ी इस हवाले से काम करते आए हैं और कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक उन प्रॉब्लम्स का कोई ऐसा एथेंटिक प्रूफ या ऐसा सलूशन नहीं मिला जो मतलब सॉल्यूशन अगर मिल भी जाए तो बेसिकली यही है कि उनका सलूशन एक्सपोनेंशियल टाइम में चला जाता है, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है, एन फैक्टोरियल या एक्सपोनेंशियल टाइम के अंदर चला गया। अब जो एक्सपोनेंशियल टाइम में एल्गोरिदम चला जाता है वहाँ पे अब आप खुद ही अज्यूम कर लें कि कौन सी मशीन अगर जो मर्ज़ी लगा दें तो वो कभी ऐसे एल्गोरिदम होंगे कि सदियाँ चलती रहें, ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो ऐसे एल्गोरिदम नॉन एफिशिएंट होते हैं। एंड नियर टू एंड ऑफ द 60s a remarkable discovery was made that many of the hard problems were interrelated in the sense if you could solve any of them then the polynomial time, then you could solve the all of them in the polynomial time। 60s के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन हुई वो ये हुई कि ऐसा मैकेनिज़्म यानी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई सामने जिनमें से अगर किसी एक प्रॉब्लम का सलूशन भी अगर हमें पॉलिनोमियल टाइम में मिल जाए तो बाकी उससे रिलेटेड तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं इन पॉलिनोमियल टाइम। तो ये एक बहुत बड़ी इन्वेंशन हुई कि हमारे पास यानी बहुत सारी हार्ड प्रॉब्लम ऐसी थी कि उनमें से अगर हमें किसी एक का सलूशन भी अगर पॉलिनोमियल टाइम में मिल जाता है तो बाकी सारी हो जाती हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि दुनिया जहान की सारी प्रॉब्लम, मतलब उससे डोमेन से जो रिलेटेड रखती हैं उन सब का जो सलूशन है वो मिल जाएगा। द डिस्कवरी ग्रेव इज़ टू बी नोशन ऑफ द NP कंप्लीटनेस। तो यहाँ पे NP कंप्लीटनेस एक नई टर्म हम इंट्रोड्यूस करने लगे हैं और इसको हम आगे लेके चलेंगे। दिस एरिया रेडिकल डिपार्चर फ्रॉम what you have been doing
because the emphasis will change. The goal is no longer to prove that the problem can be solved efficiently by presenting an algorithm for it. Instead, we will trying to show a problem cannot be solved efficiently. मतलब अब ये एरिया काफ़ी मतलब बहुत वाइड हो चुका है और हमारा गोल सिर्फ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक नहीं रहा, बल्कि अब हम उसके सॉल्यूशन को एफिशिएंट सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब उस प्रॉब्लम का एफिशिएंट सॉल्यूशन भी चाहते हैं और साथ ये कि उस प्रॉब्लम को हम एफिशिएंटली सॉल्व कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम कर सकते हैं तो साथ हमें उसका फिर प्रूफ भी देना पड़ेगा भाई हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। Until now, the algorithm we have to seen had the property that worst case running time are bounded above the sum polynomial in n। यानी अगर हमें वो जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सबका वर्स्ट केस रनिंग टाइम जो है वो पॉलिनोमियल टाइम के अंदर आना चाहिए। ये पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम इज़ एल्गोरिदम रन एट द ऑर्डर्ड n to the k टाइम। The problem is solvable. The polynomial time is there is the polynomial time algorithm for it। यानी हम ये चाहते हैं कि हमने प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम का जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली वर्स्ट केस के अंदर पॉलिनोमियल टाइम में आना चाहिए और पॉलिनोमियल टाइम को हमने बाउंड कर दिया है ऑर्डर्ड n to the power of k के अंदर। तो ये इसकी जो बाउंडनेस है वो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी है। Some function that do not look like the polynomial such as ordered n log n are bounded over the polynomial such as the ordered n to the n square। तो यहाँ पे some function that look like the polynomial or not, ये बात है कि कुछ functions ऐसे हैं जो polynomial टाइम की तरह नहीं दिखते, जैसे n log n है या n to the power of 2 है यानी n square है। इनमें अगर n बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम बन जाएगा इन एल्गोरिदम्स का भी। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू हैव द एल्गोरिदम दैट टेक्स इनपुट द ग्राफ साइज n एन इंटीजर टू द k द रन इट द n टू द k। अब इसमें n की तादाद और k की तादाद जो है उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देगा ये एल्गोरिदम, क्योंकि इनकी हाईली अगर ग्रोथ होती है तो वो एल्गोरिदम काफ़ी मतलब ह्यूज बन जाएंगे। Is this the polynomial time algorithm? No, because the k is the input to the problem. Is user allowed to choose the k? अगर फ़र्ज़ करें इसमें जो k की वैल्यू क्योंकि अब यूज़र ने देनी है तो वो अगर सैकड़ों या हज़ारों में देना शुरू कर दी उसने वैल्यूज़, तब आप कैसे कहेंगे कि ये एक एफिशिएंट सोल्यूशन है? तब तो वो बनती नहीं है पॉसिबिलिटी। वही बात आ जाएगी। मैंने कहा था कि अगर n 20 से कम है या बराबर है तो उस केस में तो वेल एंड गुड प्रॉब्लम हो सकती है कि वो पॉलिनोमियल टाइम में एल्गोरिदम स्लो सॉल्व हो। लेकिन अगर वो k की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए, बल्कि इवन के n के बराबर ही हो जाए, अगर n 100 है या n 1000 है तो k भी 1000 हो जाए, तो इसका मतलब है 1000 to the power of 1000। अब ऐसे एल्गोरिदम को आप कैसे सॉल्व करेंगे? An ordered n to the n is surely not the polynomial in n। इस तरह की सिचुएशन को हम कह रहे हैं कि वो पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ दैट द एक्सपोनेंट मस्ट बी द कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ n। यानी अगर आपने एक्सपोनेंट ग्रोथ रखनी है, नहीं रखनी ख़ास तौर पे, तो फिर हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा बजाय कि हम कोई n को आगे लें। Most of the problem we have discussed involve the optimization from one to another। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि ऑप्टिमाइजेशन नेचर की होती हैं, हमने काफ़ी सारी इस कोर्स में डिस्कस भी की हैं। मिसाल के तौर पर शॉर्टेस्ट पाथ तलाश करना, मिनिमम कॉस्टिंग स्पैनिंग ट्री तलाश करना, नैपसैक वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना। रादर दैन द टेक्निकल रीज़न द NP complete problem we will discuss with the phrased as the decision problem। A problem is called the decision problem if it's the output of the simple yes or no, and you may this of true or false or 0 1 accept or reject। We will face maybe optimization problem as the decision problem। यानी यहाँ पे डिसीजन प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जिसका फैसला या आउटपुट जो है वो यस नो की फॉर्म में हो, 0 1 की फॉर्म में हो,
या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो, तो वो बेसिकली डिसीजन प्रॉब्लम कहलाती है। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि ये जो डिसीजन प्रॉब्लम है ये बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम भी इसी चीज़ को हम कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर MST यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री हैं या नहीं है। एक तो हमने कहा है ना कि भाई मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, एक हम ये कह रहे हैं कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनता भी है या नहीं बनता। वी विल यहाँ पे वी विल फ्रेज में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम और डिसीजन प्रॉब्लम। यहाँ पे गिव ए वेटेड ग्राफ G एंड इंटीजर K, डज G हैव द स्पैनिंग ट्री हुज वेटेड ऑफ मोस्ट K, यानी क्या ये जो ग्राफ है इसमें कोई जो ऐसा स्पैनिंग ट्री है जो कि स्पैनिंग ट्री हो, यानी कम से कम उसके वेट हों। तो ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इस तरह की होती हैं जहाँ पे हमें डिसीजन करना पड़े इस तरह का कि इस तरह शॉर्टेस्ट पाथ है या नहीं है, इस चीज़ का डिसीजन करना। अब ये डिसीजन प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है वो डिसीजन प्रॉब्लम कहलाती हैं। अब हम आज के लेक्चर को जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है, 4 क्लासेस हम कॉम्प्लेक्सिटी की डिफ़ाइन करने लगे हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले क्लास P होती है। P क्लास को हम पॉलिनोमियल टाइम क्लास कह सकते हैं। P का मतलब पॉलिनोमियल है। एंड दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल डिसीजन प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इन द पॉलिनोमियल टाइम। अब मैंने बताया है लास्ट स्लाइड में कि डिसीजन प्रॉब्लम क्या होती हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें वो तमाम डिसीजन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम के अंदर। अब डिसीजन प्रॉब्लम मैंने अभी जिक्र किया है जिसमें येस और नो या ट्रू फॉल्स में आंसर आता है। ऐसी तमाम प्रॉब्लम्स जो सारी डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं जिनको पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व किया जा सकता है, उनकी जो क्लास आप कह सकते हैं उनको P क्लास एल्गोरिथम कहते हैं। एंड वी जनरली रेफर टू दीज प्रॉब्लम बीइंग ईजी और एफिशिएंटली सॉल्वेबल। और ऐसी जो एल्गोरिथम जो P क्लास में आती हैं जिनको आप पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, ये आसान भी होती हैं और एफिशिएंटली सॉल्वेबल भी होती हैं। दूसरी जो क्लास होती है उसको हम NP क्लास कहते हैं। NP class, this is the all decision problems that can be verified in the polynomial time, and this class contains the P as the subset class. अब इसमें इसको आप यानी NP क्लास है, यानी इसमें वो तमाम डिसीजन प्रॉब्लम्स जो वेरीफाइड हो सकें पॉलिनोमियल टाइम में। एक तो हो गया ना कि सॉल्व हो सकें, दूसरा हम कह रहे हैं कि वेरीफाइड हो सकें इसके अंदर, दूसरा कि इसमें जो P क्लास है वो एज ए सबसेट के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। एंड इट इज़ आल्सो कंटेन्स द नंबर ऑफ प्रॉब्लम दैट इज़ बिलीव टू हार्ड टू सॉल्व। सही है, तो मतलब इन प्रॉब्लमों को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल टाइम में हो सकती हैं, सॉल्व नहीं कर सकते। क्लास NP is term is not means the not polynomial is the origination from the non-deterministic polynomial। अब ये ऐसी चीज़ है जिनको हम डिटरमिन नहीं कर सकते कि पॉलिनोमियल टाइम में है या नहीं है, बट इट इज़ द मोर इनिशिएटिव टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट परस्पेक्टिव फॉर द वेरिफिकेशन। यानी इसमें हम वेरीफाई करते हैं किसी चीज़ को, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को वेरीफाई करते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। अगली जो क्लास है वो है NP हार्ड। इन स्पाइट ऑफ नेम इट इज़ टू से द प्रॉब्लम द NP हार्ड डज नॉट मीन्स टू द हार्ड टू सॉल्व। इसका ये मतलब नहीं कि इनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बल्कि इसका मतलब ये है इट मीन्स दैट इफ़ वी कुड solve the problem in polynomial time then we can all the solve problem in the polynomial time। मतलब इसका ये है कि इसमें ऐसी क्लास ऑफ एल्गोरिदम्स हैं जिनमें से किसी एक भी अगर आप प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेते हैं पॉलिनोमियल टाइम में, तो इस क्लास में बाकी तमाम की तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी पॉलिनोमियल टाइम में। तो ये इसका बेसिक जो इंट्यूशंस है वो ये है, नोट दैट
द प्रॉब्लम इज़ टू NP हार्ड, इट डज़ नॉट हैव टू इन द क्लास NP। अगर फ़र्ज़ करें जो NP हार्ड में आ जाती है प्रॉब्लम, उसका ये मतलब नहीं कि वो NP क्लास का भी हिस्सा है। अब आखिरी क्लास NP कंप्लीट जिसको हम कहते हैं, ए प्रॉब्लम इज़ द NP कंप्लीट इफ़ इट इज़ द NP एंड इज़ द NP हार्ड। तो यहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम जो NP का भी हिस्सा है और NP हार्ड का भी हिस्सा है, तो फिर हम उसको बोलते हैं कि वो NP कंप्लीट में आ जाती है। इसको अब यहाँ ग्राफिकली मैं शो करता हूँ कि अब आप देखें कि हमारे पास ये P है, ये NP है, ये NP कंप्लीट है और ये NP हार्ड है। जहाँ तक P की बात है तो उसमें हमने MST पढ़ा, यानी जिसका हम डिसीजन कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में कि ये आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री है या नहीं है। ये तो हो सकता है डिसीजन पॉलिनोमियल टाइम में। स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी एल्गोरिदम है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट हैं या नहीं है। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल टाइम में डिसीजनेबल प्रॉब्लम है, इसलिए हम इनको P क्लास में टिक कर रहे हैं। दूसरी ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म, यानी ये एक प्रॉब्लम है जो कि आपने शायद ग्राफ या डिस्क्रीट मैथ में पढ़ी हो, इनका जिक्र अभी हमने नहीं किया। आइसोमॉर्फिज्म प्रॉब्लम एक NP कंप्लीट का हिस्सा है। 0-1 नैपसैक है, हैमिल्टोनियन साइकिल है, सेटिस्फाइबिलिटी है, ये सारी NP कंप्लीट हैं क्योंकि ये NP हार्ड में भी आ रही हैं और NP कंप्लीट में भी NP में भी आ रही हैं। तो ऐसी वो प्रॉब्लम जो NP हार्ड में भी हैं और NP कंप्लीट में भी हैं, तो ये कॉमन सेट जो हमने उसको दिया है वो NP कंप्लीट का दिया है। बाकी ऐसी प्रॉब्लम जो कि NP ही हैं, NP हार्ड नहीं हैं, तो वो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म है। और NP हार्ड जो NP नहीं है बल्कि NP हार्ड ही है, उसमें क्वांटिफाइड बूलियन फार्मूलाज हैं, नो हैमिल्टोनियन साइकिल है। इस तरह की प्रॉब्लम NP हार्ड में है। इन सब क्लासेस को मैं डिफ़ाइन कर चुका हूँ, इनका मतलब, इनकी एग्जांपल, और फाइनली आपको चंद मैंने एग्जांपल्स भी दे दी, ये आपने देख लेनी है, शायद इसमें से कोई MCQs वगैरह आ जाए। अब पॉलिनोमियल टाइम में वेरिफिकेशन क्या होती है? Before talking about the NP complete problems, it is important to introduce the notion of the verification of algorithm। तो यानी NP complete problems के बारे में बात करने के लिए हमें verification की बात करनी पड़ेगी। Many problems are hard to solve but is have to property that easy to verify the solution if one is provided। यानी कुछ ऐसी problems होती हैं जो कि उनको सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो शायद, लेकिन उनकी जो वेरिफिकेशन है सॉल्यूशन की, कि भाई उनको इस वेरीफाई करना कि वो पॉलिनोमियल टाइम में नहीं हो सकता या हो सकता है, इस चीज़ की जो वेरिफिकेशन होती है, यानी इसको सॉल्यूशन को वेरीफाई करना होता है। कंसीडर द हैमिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम। Given the undirected graph G does have G is a cycle that visit the every vertex exactly one। ये हैमिल्टोनियन साइकिल ये होता है कि आप एक अनडायरेक्टेड ग्राफ लेते हैं और उसमें आपने विज़िट करना है तमाम वर्टेक्स को। अगर उन तमाम वर्टेक्स को एक दफ़ा विज़िट करने से कोई साइकिल अगर बनता है तो उसको हैमिल्टोनियन साइकिल कहा जाता है। अब ये शायद आपने मैथ में या दूसरी किसी कोर्स में पढ़ा हो, मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक ग्राफ है अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें तमाम वर्टेक्स को आप विज़िट कर रहे हैं, उनसे 10 हैं तो 10, 15 हैं तो 15, 5 हैं तो 5, सारी वर्टिसेस को आपने विज़िट करना है सिर्फ एक ही दफ़ा। और उसके विज़िट करने से अगर कोई एक साइकिल बन रहा है, बेसिकली उन सारी वर्टेक्स का एक अगर साइकिल बन रहा है तो वो हैमिल्टोनियन साइकिल कहलाता है। एंड देयर इज़ नो नोन द पॉलीनोमियल टाइम फॉर दिस प्रॉब्लम। अब इस साइकिल को तलाश करने के लिए कोई एल्गोरिदम है? अगर है तो वो पॉलिनोमियल टाइम में नहीं है, यानी पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं करता। यहाँ पे अब आप देखें, मैंने आपको दिखाया है कि ये हैमिल्टोनियन साइकिल है। इसमें आप देखें यहाँ से शुरू हो जाएं और ये मैं ऐसे चलता जा रहा हूँ, तो ये देखें इस तरह मैं इसको सॉल्व करते हुए ये यहाँ पे आ गया। ये हैमिल्टोनियन साइकिल है क्योंकि इसमें देखें सारी वर्टिसेस को मैंने विज़िट भी कर लिया और वहाँ पे वापस भी आ गया जहाँ से मैं चला था, तो ये हैमिल्टोनियन साइकिल है।
ये हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है, क्योंकि अब आप देखें यहाँ से अगर आप शुरू हो जाएं तो मैं यहाँ से यहाँ अगर आ भी जाऊँ इस तरह टच करते हुए यहाँ बस कर दूँगा, लेकिन ये वर्टेक्स बच जाएगी, इसको मैं विज़िट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए ये हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है। अब ये है या नहीं है, इस चीज़ को मतलब सॉल्व करने के लिए कोई मतलब पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम नहीं पाया जाता। However, suppose that a graph did have the Hamiltonian cycle, it would easy to someone the convenience for this। इस एग्जाम्पल को देख के मैं किसी को भी कन्विंस कर सकता हूँ कि भाई ये देखें कि हैमिल्टोनियन है या नहीं है। They would simply say the cycle V307, ये अब मैंने आपको वो दिखाए हैं सारे, ये साइकिल मौजूद है या नहीं है। We could then inspect of the graph and check it is indeed a legal cycle that visit the all vertices of the graph exactly one, यानी सारी vertices को आप visit करें और एक ही दफ़ा, and thus we know the efficient way to solve the Hamiltonian cycle problem, that is very efficient way to verify is a given cycle indeed the Hamiltonian cycle। तो यहाँ पे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यानी देखें यहाँ पे मैंने सॉल्व तो नहीं किया, मैंने ये तो नहीं किया कि हैमिल्टोनियन साइकिल बन कैसे रहा है, मैं तो सिर्फ वेरीफाई कर रहा हूँ ना कि भाई यहाँ से यूँ गया तो ये मुझे नज़र आ रहा है इसमें है और इसमें नहीं है। अब ये देखें, ये सिर्फ वेरिफिकेशन इसी चीज़ को कहते हैं, ये सॉल्व नहीं कर रहे, वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये जो NP वाली प्रॉब्लम है ये अब आपको समझ आ गई होगी। वी हैव दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउज द वेरिफिकेशन इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट। अब इस तरह ये जो अभी हमने इस चीज़ की वेरिफिकेशन की है कि इस ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल है, दूसरे में नहीं है, इसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं। नोट दैट द ऑल प्रॉब्लम हैव टू प्रॉपर्टी, दे आर इजी टू वेरीफाई, हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे UHC यानी एक ग्राफ है जिसमें G सच दैट G हैज़ यूनिक हैमिल्टोनियन साइकिल, और दूसरा जो ग्राफ है वो HC नहीं है, यानी वो हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है, तो उसको हमने HC बार से डिनोट किया है, दैट इज़ द G इन सच दैट G हैज़ नो हैमिल्टोनियन साइकिल। तो ये सर्टिफिकेट हमने बना दिया। सपोज द G इज़ इन द UHC, what is the information someone give us to would allow us to verify this and could give us the example of unique Hamiltonian cycle and could verify to it Hamiltonian cycle, but what sort of certificate they could need to give us to convenience of this only once। तो उसको हम कौन सा सर्टिफिकेट देंगे उस चीज़ की वेरिफिकेशन के लिए। दे कुड गिव अनदर साइकिल इज़ नॉट हैमिल्टोनियन, दूसरे ग्राफ में देखा कि हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं है, बट डज नॉट मीन्स टू देयर इज़ नो अनदर साइकिल कम्पेयर टू हैमिल्टोनियन। तो ये दोनों ग्राफ हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि ये हैमिल्टोनियन साइकिल इसमें है, इसमें नहीं है, तो दैट इज़ द वेरिफिकेशन। And they could try to list every other cycle of length n, but this is not efficient all since they are n factorial possible cycle in general। तो मुझे अब इस चीज़ को देखने के लिए कि भाई ग्राफ में हैमिल्टोनियन साइकिल मौजूद है या नहीं है, तो इसके लिए हम आगे क्या करेंगे। अब आगे क्लास NP को देख लें। NP इज़ अ सेट ऑफ प्रॉब्लम दैट कैन बी वेरीफाइड ए पॉलिनोमियल टाइम, यानी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। अभी हमने सॉल्व नहीं किया, वेरीफाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल टाइम में, तो वो NP क्लास में आती हैं। वाई दैट इज़ कॉल्ड द NP नॉट द VP, इसको VP नहीं कहते वेरीफाइड प्रॉब्लम। ओरिजिनल टर्म इज़ द NP स्टोर्ड द नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम, यानी इसके सोल्यूशन के लिए कोई हम डिटरमिन नहीं कर सकते पॉलिनोमियल टाइम। दिस रेफर टू द प्रोग्राम रनिंग ऑन द नॉन डिटर्मिनिस्टिक कंप्यूटर दैट मेक गैसेस। तो यहाँ पे सच कंप्यूटर कोड नॉट डिटर्मिनिस्टिकली गैसेस द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट द वेरीफाइड द पॉलिनोमियल टाइम। वी हैव अवॉइडेड द इंट्रोड्यूसिंग द नॉन डिटर्मिनिज्म हेयर, इट कवर्ड इन अदर कोर्सेज सच एज ऑटोमेटा एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। अब यहाँ पे हम पॉलिनोमियल टाइम में थोड़ा सा आइडिया तो ले लिया कि वेरिफिकेशन क्या होती है, बट यहाँ पे हम आगे इनकी मज़ीद ऑन नॉन डिटर्मिनिज्म नहीं कवर कर सकते, क्योंकि दैट इज़ द टॉपिक ऑफ द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, तो उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं।
P is a subset of the NP. The words, if we solvable the problem in polynomial time, we can verify the solution in polynomial time. यानी जिन प्रॉब्लम को अगर आप polynomial time में सॉल्व कर सकते हैं उनको फिर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं. More formally, we do not need to see the certificate to solve the problem. We can solve it the polynomial time anyway. However, whether P is equal to NP, it seems to unreasonable thing. This is so, and being able to verify that you have the correct solution does not help you to finding the actual solution. Believe us, the NP is not equal to P is not equal to NP, but no one has the proof of this. Finally, अब ये चीज़ हम यहाँ पे मैंने एक थ्योरेटिकल व्यू आपको पेश किया. बाकी मैंने अभी आपको कहा है आपने नॉन डिटर्मिनिज्म और इस तरह की चीज़ें थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में पढ़ी होंगी, ये फिर वहाँ डोमेन चली जाती है. आखिर में रिडक्शन क्या होती है? द क्लास NP कंप्लीट प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ डिसीजन प्रॉब्लम्स, सबसेट ऑफ द क्लास NP दैट नो वन नोस हाउ टू सॉल्व एफिशिएंटली. यानी किसी को भी नहीं पता कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो एफिशिएंटली सॉल्व हो सकती हैं या नहीं हो सकती. But if there is polynomial time solution, even a single NP complete problem, then every problem in NPC will be solvable in polynomial time. शुरू में मैंने बताया कि अगर इनमें से किसी एक प्रॉब्लम का सलूशन भी अगर हम पॉलिनोमियल टाइम में ढूंढ लेते हैं तो बाकी तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, और इस कॉन्सेप्ट को हम रिडक्शन कहते हैं. अब ये रिडक्शन भी एक एडवांस टॉपिक है, और अगर टाइम मिला तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे अगले कई लेक्चर्स में. लेकिन यहाँ पे आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है. मुझे उम्मीद है कि आपने इस कोर्स से काफ़ी लर्न किया होगा, और आप अपना जो फीडबैक है वो मुझे एज ए कमेंट के तौर पे दे सकते हैं, और ताकि हम नेक्स्ट कोर्सेज़ आपके लिए लेके आएँ इसी तरह. और अगर आपने इस कोर्स से लर्न किया है तो कोशिश करें इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को, और लाइक करें, इन वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इनसे वो भी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें. तो आज के इस लास्ट लेक्चर के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.